हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नए टॉपिक एफआर के साथ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट IAS है। तो आज हम जो है वो इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, तो आप उसको बाद में रिवाइज़ करिएगा और थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ये जो है बच्चों, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। बच्चों, कोई भी एसेट आप खरीदते हो तो उसके बारे में 3 रिलेटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं? कोई बता सकता है मेरे को? एक चीज़ हो सकती है उसकी इनिशियल मेजरमेंट, उसका बर्थ भी कह सकते हैं। जो मैं कह सकता हूँ इसका बर्थ है। फिर मैं ये कह सकता हूँ ये इसकी लाइफ है एसेट की। एक होता है बर्थ, लाइफ और डेथ। तो बर्थ पे हमने देखा इनिशियल मेजरमेंट, हम उस एसेट को जब खरीदेंगे तो उसको कैसे वैल्यू करेंगे। लाइफ में हम देखेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड हुआ है, आपने एक एसेट खरीदा था ईयर के बीच में, उसका ईयर एंड हो गया है, आप इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे बच्चों? एक तो डेप्रिसिएशन हो सकता है, आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। आप डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करती है आपकी कंपनी, तो आप डेप्रिसिएशन मेथड लगाएंगे। आपकी कंपनी अगर रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो करती है तो आप एसेट को ईयर एंड पे रिवैल्यू करोगे। और अगर एक होता है बच्चों इम्पेयरमेंट। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा IAS 36। तो बच्चों इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इम्पेयरमेंट होता है बच्चों, अगर कोई एसेट साल के बीच में नॉर्मल वियर एंड टीयर के अलावा कोई उस पर ऐसा हार्म होता है, या उस एसेट की वैल्यू में एक बहुत सडन, एक बहुत इरिवर्सेबल डिक्लाइन आ जाता है, एक डिप्लीशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मशीनरी खरीदी थी और जहाँ पे लगाई थी उस मशीनरी को, वहाँ पे फ्लड्स आ गए। फ्लड्स की वजह से वो मशीनरी 50% ख़राब हो गई है, या फिर अब आपको उसको ठीक कराने में बहुत पैसा लग सकता है, वो शायद उतना वाइबल भी ना हो। तो हो सकता है आपकी मशीनरी कम्प्लीटली ख़राब हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि द एसेट इज़ इम्पेयर्ड। इम्पेयरमेंट के अंदर फिर हम उसको IAS 36 के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। बट बेसिकली अभी हम ये देखते हैं डेप्रिसिएशन मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। फिर डेथ। बच्चों डेथ के टाइम पे हम क्या चीज़ देखते हैं? डिस्पोजल। एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो क्या क्या करेंगे हम, क्या ट्रीटमेंट लगाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसके साथ। चलिए, तो पहली चीज़ है बच्चों इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं? ऑल कॉस्ट, ये लिखेंगे मेरे साथ, ऑल कॉस्ट इनकर्ड in bringing the asset to its working condition is called सॉरी
इज कॉल्ड, नहीं लिखेंगे, टू इट्स वर्किंग कंडीशन आर कैपिटलाइज्ड in the cost of asset. तो बच्चों वो सारी कॉस्ट जो उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए यूज हुई है, सॉरी बच्चों, जो भी कॉस्ट उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए लगी है, उन सारी कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट हो सकती है बच्चों जो हमें कैपिटलाइज करनी पड़े? ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो हम कैपिटलाइज करते हैं? चलो उस बारे में अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, इसको ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। पहले परचेज कॉस्ट, एक प्लांट खरीदा है आपने, ये उसकी कॉस्ट है। परचेज कॉस्ट है इसकी 5000, ये सारी डॉलर्स में। फिर कैरेज, बच्चों इसकी कैरेज की कॉस्ट है 500। फिर आती है आपकी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बच्चों इसकी है $500। फिर आता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है बच्चों $200 की। और फिर ट्रायल रन की कॉस्ट, वो है बच्चों आपकी $300 की। जस्ट ट्रायल रन की कॉस्ट है बच्चों $300 की। और आपकी कौन सी कॉस्ट होती है? फिर आपकी एक कॉस्ट मान लीजिए एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको हम AMC भी बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। हैंडराइटिंग बच्चों मेरी थोड़ी ख़राब है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, ये मान लो ये है $2000। तो मैं ये कह सकता हूँ आपकी टोटल कॉस्ट आई $9500। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एसेट की कॉस्ट में आप कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे? परचेज कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? बिल्कुल होगी सर, होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको वर्किंग कंडीशन, इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमारे को उस एसेट को सबसे पहले परचेज करना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट तो कैपिटलाइज होगी। कैरेज बच्चों, कैरेज के बिना क्या ये एसेट वर्किंग कंडीशन में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कैरेज तो होगी। इंश्योरेंस बच्चों, ये इंश्योरेंस ध्यान रखिएगा, ट्रांजिट, ये आपकी ईयरली नहीं है, ईयरली वाली नहीं है, ये ट्रांजिट वाली है। क्या ट्रांजिट वाली आपकी इंक्लूड होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रांजिट में आप उस एसेट को तभी ला सकते हो जब आप उसकी इंश्योरेंस भी खरीदोगे, उस एसेट को आप कैरी भी तभी कर पाओगे जब उसकी इंश्योरेंस होगी। दूसरी, अगर बच्चों एक बात और बताओ, ईयरली क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि ईयरली उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं है, वो उसको अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस को कवर करने के लिए एक कॉस्ट है जो ईयरली होगी, रेगुलर कॉस्ट है। फिर बच्चों दूसरा है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के बिना क्या उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जा सकता है? नहीं, तो ये भी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। ट्रायल रन बच्चों, ट्रायल रन क्या होता है? जब आप एक एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाते हो, उससे पहले ट्रायल करा जाता है उसका कि क्या ये सही चल रहा है, क्या ये हमारे लिए ठीक है, तो क्या वो उस समय ज़रूरी है उस एसेट को चलाने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों, तो ये भी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। फिर हम देखते हैं AMC, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा।
AMC, आप बताओ क्या AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज एसेट में होनी चाहिए? क्या इसके बिना क्या एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चों। ये उस एसेट को उस एसेट पे रेकरिंग खर्चा है। वर्किंग कंडीशन में तो वो पहले ही आ चुका होगा। वर्किंग कंडीशन में आने से पहले की कॉस्ट, बिफोर वर्किंग कंडीशन वाली कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं और बाद में आने वाली को नहीं करेंगे, आफ्टर हम नहीं करते। ठीक है, तो अब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल इनकर होगी, उस एसेट को मेंटेन करने के लिए ये कॉस्ट इनकर होगी। तो इसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद की कॉस्ट है ये, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगी। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, बच्चों ट्रेनिंग तो हम इसलिए देते हैं ना कि वो मशीनरी हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकें। क्या वो वर्किंग कंडीशन में उससे पहले ही आ चुकी होगी? बिल्कुल, वो उससे पहले ही आ चुकी होगी। ये तो हम इसलिए दे रहे हैं कि वो मशीनरी जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो उसको ढंग से यूज़ कर पाए, उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। बट ये कहीं से भी क्लियर नहीं है कि ये वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ये कॉस्ट हो रखी है, तो इसको भी हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो बच्चों हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? एक बार दोबारा देखते हैं। हम देख सकते हैं हमारी 5000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 300, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी 6500। बच्चों मैं ये कह सकता हूँ दैट $6500 will be capitalized in statement of financial position। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर $3000 का क्या होगा? ये भी एक अच्छी भारी कॉस्ट है। बिल्कुल बच्चों, ये एक कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट हुई है तो हम इसको कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। तो ये कॉस्ट कहाँ आएगी? ये आती है P&L। इस कॉस्ट को हम P&L में डालेंगे। फिर बच्चों अब हम देखते हैं आगे। अगर आपने, ये तो केस हो गया जब आपने एसेट को परचेज करा है बाहर से, प्लांट परचेज्ड। ये तो बच्चों प्लांट परचेज वाली कॉस्ट हो गई। अगर ये भी तो हो सकता है कभी केस कि आपको आपने ये प्लांट मैन्युफैक्चर करा, आप प्लांट को मैन्युफैक्चर भी तो कर सकते हो। तो अगर आपने मैन्युफैक्चर करा होगा तो क्या करेंगे हम उस केस में? अगर आपने मैन्युफैक्चर करा है उस प्लांट को, तो हम 3 कॉस्ट, प्राइमरीली हम 3 कॉस्ट लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो उस प्लांट को बनाने में लगा, फॉर मेकिंग द प्लांट। फिर डायरेक्ट लेबर जो प्लांट की मेकिंग के लिए लगी, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बच्चों जो डायरेक्ट खर्चे थे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये हमारा IAS 16 कहता है। अब हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे जब आप उस एसिड को इंस्टॉल कर रहे हो अपने प्लांट, तो आप बताओ उस समय क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इम्पोर्टेंट हो? क्या मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे एक तो हमने परचेज कॉस्ट वगैरह देख ली, परचेज कॉस्ट देख ली, और हमने देखा कार्टेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बच्चों एक बहुत मेजर कॉस्ट होती है जो कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में, एक्सप्लोरेशन क्या होती है बच्चों? एक्सप्लोरेशन होती है जब हम किसी एसेट को, एक्सप्लोरेशन होती है बच्चों जब हम धरती के नीचे से पेट्रोल, क्रूड ऑयल निकालते हैं, एक्सप्लोरेशन कहते हैं हम उसको।
तो एक्सप्लोरेशन के केस में एक एसेट की एक और कॉस्ट होती है जो बहुत हैवी होती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसको मार्क करिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में काफ़ी बार आता है, बहुत बार टेस्ट होता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मान लो आज मैंने एक एसेट खरीदा $1,00,000, अग्रीड, या $10,00,000 का एक एसेट खरीदा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो इसकी लाइफ है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद इसको मेरे को डिस्पोज ऑफ करना है, और उस समय एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी मेरी, मान लो $1,00,000 की, सॉरी ज़्यादा ज़ीरो लगा दी मैंने, $1,00,000 की कॉस्ट लगेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये $1,00,000 एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है? बिल्कुल है बच्चों। और क्या ये कॉस्ट सर्टेन है? अगर ये मशीनरी मैं आज इंस्टॉल करता हूँ तो क्या ये कॉस्ट आएगी ही आएगी? बिल्कुल आएगी। ये मशीनरी लगेगी तो ये कॉस्ट तो ज़रूर आएगी। तो मेरे को ये पता है कि ये कॉस्ट तो फिक्स है, आनी ही आनी है। और क्यों आनी? क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल करा है। तो बच्चों मेरे को इसको भी तो अकाउंट फॉर करना चाहिए यहाँ पे। बट क्या अगर मैं आपको बोलूँ ये 10 लाख को प्लस मैं 1 लाख कर दूँ, तो क्या मैं 11 लाख को कैपिटलाइज कर दूँ? क्या वो सही रिप्रेजेंटेशन होगी? बच्चों मेरे को एक बात बताओ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारे टाइम में तो जो समोसा था, एग्जांपल लेते हैं हम समोसे का, वो आ जाता था 50 पैसे का, 50 पैसे का। आज वो समोसा आता है 10 रुपये का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे को पता हो मेरे को आज से इस इतने टाइम बाद एक समोसा खाना है, मतलब मैं उस समय बैठा हूँ, मान लो हमारे बड़े बूढ़े उस समय कहते हैं कि हमारे को तब हम समोसा खाएंगे, तो अभी से क्या 10 रुपये जोड़ के रख लें? उनको क्या पता है? नहीं। तो वो उस समय से आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो ये 10 रुपये फ्यूचर वैल्यू है उनके लिए जो आज इसकी कॉस्ट है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू को हम इसमें कैपिटलाइज करते हैं। हमेशा हम कभी भी अपने एसेट में फ्यूचर की वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हमेशा हमारे को उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को उसमें कैपिटलाइज करना होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम समोसे के एग्जांपल में देखें तो 50 पैसा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कंप्यूट होती है। इसका बच्चों पीवी का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू बोल रहा सॉरी फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर की पावर n। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आर को 10%, मतलब 10% हर साल खर्चा, और अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो हमारे को फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या पता है? $1,00,000। $1,00,000 हमारा फ्यूचर में इस पर खर्चा होने वाला है। 1/1 प्लस 0.1 की पावर 10, वो 20 ईयर्स। हमने इस एसेट की लाइफ है 20 ईयर्स, n का मतलब होता है लाइफ जो 20 ईयर्स है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 20 ईयर्स पे अगर मैं इसको करूँ तो ये कहीं आकर बनता है 14,890 रुपीज़। आप इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर में ये वैल्यू दे रखी हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 14,890 आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे को इस एसेट को आज कैपिटलाइज करना है तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट $10,00,000 प्लस 14,890 भी रहेगी। तो $10,14,890 की कॉस्ट आएगी। तो बच्चों अब हमें ये चीज़ तो समझ आ गई है, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं। फ्यूचर वैल्यू को हम पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे।
बट अब हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, बट अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन है आपका, इसका मैं जवाब देता हूँ अब आपको। अच्छा बच्चों मुझे बताओ आपके पास एसेट कितने का है? आपने एसेट को डेबिट करा, कितने से डेबिट करोगे? कैपिटलाइज करोगे कितने से? 10,14,890। आपका कैश कितना गया? 10 लाख। और आपके एक प्रोविजन बन गया, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसकी अमाउंट क्या होगी बच्चों? 14,890 की। तो अब आपने जब ये एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करोगे तो वो कुछ ऐसे करोगे। अब ये एसेट आपका रिकॉर्ड तो हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक बार ये बच्चों एसेट रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड पे हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? मेरे को बताओ बच्चों, इसमें पहली क्या क्या चीज़ें होगी? क्या इसमें कुछ डेप लगेगा? मान लो इसकी लाइफ, अब हमें पता है इसकी लाइफ 20 ईयर्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको डेप्रिशिएट कर दूंगा। अगर मैं अज्यूम करते हैं हम SLM फॉलो करते हैं, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ 10,14,890 डिवाइड बाय 10, तो मैं ये 20। तो अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बताऊं तो बच्चों आती है 50,745 $45। ठीक है, तो अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे? डेप अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एंट्री हो जाएगी 50,745। क्या बच्चों कुछ और भी होगा उस साल? बिल्कुल होगा, प्रोविजन। मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड पे 20 सालों के बाद 20 ईयर्स लेटर आपको कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। आपने अभी प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है? 14,000। तो 1 लाख कैसे बनेंगे? हर साल बच्चों 10% आपने माना है कि बढ़ता चला जाएगा। 10 साल से हमारा मतलब आप इन्फ्लेशन रेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, 10% के हिसाब से हमारा चीज़ बढ़ेगी। तो 14,890 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 14,890 का 10% मेरे को हर अभी इस साल तो 1489 ये मेरी इंटरेस्ट हो गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो इसकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अमाउंट हो जाएगी हमारी 1489। ठीक है, 1489 से हमने इसको इंटरेस्ट प्रोविज़न को बढ़ा दिया। ये कॉस्ट आपका P&L में खर्चा बनेगी और ये आपके प्रोविज़न में ऐड हो जाएगी। तो अब मैं अगर आपको इसका एक फाइनेंशियल ट्रीटमेंट दिखाऊं तो क्या होगा? P&L में तो कुछ ऐसा दिखेगा, डेप्रिसिएशन जो कि है हमारा 50,745 और इंटरेस्ट जो है हमारा 1489। जो मैं कह सकता हूँ टोटल आता है 52,234। फिर अगर मैं इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कहूँ तो क्या होगा? पहले तो बच्चों पीपी में हमने वैल्यू दिखा रखी है 10,14,890, इसमें से हम अक्यूमुलेटेड डेट माइनस करके दिखाते हैं, तो जिसकी वैल्यू अभी है 50,745, ये आपने इसमें से माइनस कर दी। फिर आप लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न जब देखोगे तो प्रोविज़न में आप अभी तो 14,890 का बना हुआ है, इसमें आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट अमाउंट जो आपकी बनती है 14,890, ये आपकी अमाउंट बन गई 14,890 प्लस 14,890।
16,379 और ये आपका कितना बनेगा बच्चों 10,14,890 माइनस 50,745 जो आपकी कॉस्ट आके कहीं बनती है $9,64,145। तो हम हमारा एसेट इतने का आ रहा है, प्रोविज़न इतने का आएगा ईयर एंड में और खर्चा इतने का बुक हो जाएगा। बच्चों लोगों को डाउट रहता है सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो अब हम एक बार आप सोचिए कि सेकेंड ईयर में इसका क्या क्या चीज़ें होंगी। क्या मैं कह सकता हूँ सेकेंड ईयर में भी इसका ट्रीटमेंट सेम ही होगा? भाई डेप्थ तो उतना ही लगेगा, पीएनएल की बात मैं करूँ डेप्थ तो उतना ही लगेगा 50,745 जब तक कोई हमारा चेंज नहीं होता। अभी हम मानते हैं अज्यूम करते हैं कोई चेंज नहीं है। फिर इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट कितना लगेगा? हमारा पिछले साल का आप ये देखिए अमाउंट थी 16,379 प्रोविजन की, तो अब हम इसमें 10% ऐड करेंगे 16,379 में 10%, जो आपका आता है 1638। ये आपका इस साल का खर्चा है जो आके निकलेगा 52,383। और उधर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आपका पीपी आ रहा होगा 10,14,890। इसमें से आप अक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस करोगे, जो आपका 50,745 पिछले साल का था और इस साल का भी उतना ही है, तो टोटल कितना आके बनेगा बच्चों 1,01,490। ये आपका बनता है $9,13,400। फिर आपकी लाइबिलिटी साइड में प्रोविज़न आ रहा होगा। प्रोविज़न आपका अभी कितना आ रहा था पहले बच्चों 16,379, जो यहाँ पे हमने लिखा है और जो हमने इस स्लाइड में कंप्यूट करा है, ये वाला बच्चों। ये हम 16,379 में इस साल का खर्चा इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 1638, तो ये आ गया हमारा $18,017। तो मुझे अब लगता है आपको बच्चों कुछ बात इसमें समझ आई होगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि इट्स अ गुड, मतलब आपको चीज़ समझ आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये है क्या। तो अब हम बच्चों इसको यहीं पे आज ख़त्म करेंगे। आगे की चीज़ हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए यहीं पे मैं आपको विश करता हूँ आप पढ़िए और ऑल द बेस्ट। कोई भी बच्चों डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, जो मेरा नंबर है ये है, और कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को बता सकते हैं। बच्चों नोट कर लीजिएगा ये वाला पार्ट, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।